कि वो हमें बताए कि what is the process through which we can make India self-sufficient in fuels. So let's welcome हमारे MCL के एडवाइजर, रचनाकार, सलाहकार डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलब सर. Thank you. थैंक यू वेरी मच मैडम. गुड मॉर्निंग एवरीवन. दोस्तों नमस्कार. मैं डॉक्टर श्याम गोलब फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं. मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं. मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से. दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को राष्ट्रीय किसान दिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं. हर साल 23 दिसंबर को यानी कल 23 दिसंबर था, तो हर 23 दिसंबर को हम राष्ट्रीय किसान दिन मनाते हैं. और ये राष्ट्रीय किसान दिन जिनके याद में मनाते हैं उनका नाम है हमारे भारत के भूतपूर्व पंतप्रधान चौधरी चरण सिंह जी. दोस्तों चौधरी चरण सिंह जी ये एक किसान के फैमिली से ही थे. हमारे भारत के 5वें पंतप्रधान थे और ये 1979 से 1980 इसमें सिर्फ 6 महीने के लिए वो पंतप्रधान थे. लेकिन इस 6 महीने में उन्होंने भारत के किसानों के लिए जितना कुछ किया, जितने कायदे कानून बनाए, जितना इन्वेस्टमेंट उन्होंने किसानों के लिए, ये खेती के लिए दिया कि उसकी उत्पादकता बढ़े, वो अभी तक किसी लीडर ने इतने कम समय में किया नहीं. यही नहीं, लेकिन पूरी जिंदगी में और वो किसानों के एक ऐसे नेता थे कि जिन्होंने किसानों के हर जगह की सर्वांगीण प्रगति के लिए पूरी अपने आखिरी सांस तक काम किया. और इसीलिए उनको भारत का सबसे बड़ा, किसानों का सबसे बड़ा नेता करके उन्हें माना जाता है. और उनके ही जन्मदिन के ऊपर हम ये दिन मनाते हैं. तो मैं हम सबकी तरफ से, हमारे पूरे एमसीएल परिवार की तरफ से श्री चौधरी चरण सिंह साहब को नमन करता हूं. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से. दोस्तों आज ग्लोबल वार्मिंग का ये जो संकट है अपनी चरम सीमा पे है. इंटरनेशनल न्यूज, अंतरराष्ट्रीय अगर आप खबरें देखोगे तो 10 में से 8 खबरें सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ के है. अमेरिका हो, एशिया हो, भारत हो या कोई भी देश हो, आज जिस तरह से हम अपनी खेती और बाकी बाढ़ इस सब चीजों से सामना कर रहे हैं, वैसे ऑलमोस्ट हर देश में लोग इस ग्लोबल वार्मिंग के संकट का सामना कर रहे हैं. और ये ग्लोबल वार्मिंग का संकट अगर किसी वजह से हो रहा है, अगर इसका कोई कारण है तो कारण है फॉसिल फ्यूल, तो कारण है जीवाश्म ईंधन. और ये जीवाश्म ईंधन इसे क्यों कहते हैं जीवाश्म ईंधन? क्योंकि ये बनता है जीव और अश्म, यानी जितने भी जीव वनस्पति और प्राणी के रूप में जितने भी जीव थे उनके अवशेष से बनता है जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल. और इसके 3 प्रकार हैं. जो द्रव रूप है, जो लिक्विड, उसे हम क्रूड ऑयल के नाम से जानते हैं और उसी से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सब कुछ आता है, सभी हम बखूबी जानते हैं. जो गैस रूप, गैसियस है या वायु रूप है, उसे नेचुरल गैस करके कहते हैं, जो मिलता है हमें, और उसी से ये सीएनजी पीएनजी बनता है. और जो सॉलिड फॉर्म में जो घन रूप है उसे हम कहते हैं कोयला. कोयले का एक्चुअली नामकरण जो हुआ है कोल, वो यही हुआ है कि कोयला यानी काला पत्थर. और ये कोयला इन तीनों, ये तीनों जो कैटेगरी है फॉसिल फ्यूल की, जीवाश्म ईंधन की, इनमें सबसे यंग यानी सबसे कम समय लगता है वो कोयला फॉर्म होने के लिए, घन रूप. और इस कोयले से बनता है फिर द्रव रूप यानी क्रूड ऑयल, और फिर आगे जाके बनती है नेचुरल गैस. दोस्तों कैसे फिर ये कोयला बनता है, तो चलिए समझते हैं. ये सभी जो जीव यानी वनस्पति, ये बायोमास, ये मरे हुए जो जानवर है, ये सभी मरने के बाद इस जमीन में दफन होते हैं. और फिर दफन होने के बाद सालों के बाद फिर अंडर प्रेशर, टेम्परेचर, इनसे एक उनका मॉइस्चर कम होता जाता है और उनसे वो फ्यूल यानी घनरूप फ्यूल कोयला बनता है. अब इस कोयले के भी एक अनेक अवस्था है जिसका अलग अलग नाम है. दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि कोयला बहुत रिसेंटली तैयार हुआ है, इसीलिए आज की तारीख में भी अगर आप देखोगे तो कोयला ऐसी जगह पाया जाता है जहां जंगल है, दलदल है, ऐसी जगह पे कोयला पाया जाता है.
हमारे देश की भी बात करें तो हमारे देश में भी जो कोल फील्ड्स है, जो कोयले की खदानें हैं, जो छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में है, झारखंड में है, ये सब ऐसी जगहों में है जहां बहुत घने जंगल है, बहुत बहुत बायोडायवर्सिटी है, इकोसिस्टम है। अभी इस कोयले के का प्रकार है, इसका एक वर्गीकरण होता है। हमने देखा कि कोयला इस बायोमास, इस वनस्पति या प्राणी से बनके पूरा कोयला बनने तक उसकी एक अलग अलग अवस्था है जिससे हो जाता है। और इसी अवस्था के अनुसार जैसे हमें कोयला मिलता है तो कौन सी अवस्था का कोयला मिलता है तो उसके उस प्रकार, वैसे प्रकार तैयार किए गए हैं। इसका पहला जो प्रकार है वो है पीट। पीट यानी बस प्राथमिक अवस्था है कोयला बनने की, उसमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है और बहुत कम ऐसी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। इसके आगे की जो अवस्था है वो है ब्राउन कोल, लिग्नाइट। इसको ब्राउन कोल कहते हैं क्योंकि दिखता भी ब्राउन ही है। इसमें भी मॉइस्चर ज्यादा होता है लेकिन पीट से कम होता है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू पीट से ज्यादा होती है लेकिन कोयले से कम होती है। इसकी अगली जो अवस्था है वो है सब बिटुमिनस कोल, जिसमें और कम मॉइस्चर होता है और बेहतर ऐसे कैलोरीफिक वैल्यू होती है और इसका कलर भी थोड़ा काले की तरफ बढ़ता है। इसके आगे जो अवस्था है वो बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल ये दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कोयला है और वो इस सब बिटुमिनस कोल की आगे की अवस्था है और जो बहुत बड़ी मात्रा में इस पावर प्लांट्स के लिए यूज होता है। और इसके आगे सबसे बेहतर, बेस्ट A1 क्वालिटी का और सबसे पूरी तरह से तैयार हुआ ऐसा कोई कोयला है तो उसका नाम है एंथ्रासाइट। नंबर 1 क्वालिटी का कोयला जिसे कहते हैं वो है एंथ्रासाइट। इसमें मॉइस्चर एकदम कम होता है, ऐश, इससे राख बहुत कम निकलती है और बहुत ज्यादा कैलोरी, बहुत ज्यादा उष्मा ये तैयार करता है। दोस्तों इसके अलावा अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये कार्बन जो इस कोयले में है वो आगे जाके ग्राफाइट ऐसे अगली अवस्था में भी जाता है। अभी ये जो ग्राफाइट है, ये इस ग्राफाइट के कई सारे यूज है, कई सारे एप्लीकेशन है इंडस्ट्री में, लेकिन जो यूज हम लोग सभी जानते हैं वो है हमारी पेंसिल। इस शीश पेंसिल में जो शीश हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे लिखते हैं, वो ग्राफाइट है, वो भी कोयला ही है। दोस्तों इस कोयले के एक दूसरा वर्गीकरण भी है, एक ऐसा कोयला कि जो सिर्फ जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं थर्मल कोल। और ये जलाने के लिए मैक्सिमम ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी जगह ये थर्मल औष्णिक ऊर्जा केंद्रों में इसको जलाया जाता है। और ये सभी जो अलग अलग कोल है जो सिर्फ जलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें कहते हैं थर्मल कोल। इसके अलावा दूसरा एक कोल है वो मेटलर्जिकल कोक, इसके नाम से जाना जाता है। अब ये डायरेक्टली वैसे नहीं बनता, तो कोल से उसके ऊपर थर्मोकेमिकल प्रोसेस करके इस तरह का कोयला बनाया जाता है जिसको कोक कहते हैं, कि जो बहुत बड़े बड़े टेम्परेचर पे भी रहता है और बहुत देर तक वो ऊर्जा प्रदान करता है। और इसका स्पेसिफिक जो उपयोग है वो स्टील इंडस्ट्री में होता है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टील इंडस्ट्री के लिए कंपलसरी है ये मेटलर्जिकल कोल। दोस्तों ये कोल ऐसा जाना जाता है, जब से संस्कृति है, मनुष्य की सभ्यता है, तब से मनुष्य ने इसकी खोज की है। कई सारे कोयले की जगह ऐसी थी कि जो सरफेस के ऊपर ही मनुष्य को मिले। मनुष्य बखूबी इसका उपयोग जानते हैं और हजारों सालों से जिस जैसे संस्कृति है उस हर संस्कृति में इस कोयले के बारे में रेफरेंसेस है। चाइना की अगर संस्कृति देखें तो लगभग 4000 साल पहले से ये चाइना की संस्कृति कोल का इस्तेमाल करती थी, ऐसा उन्होंने किताबों में लिख के रखा है। ब्रिटेन के यहाँ भी लगभग 2000 सालों से कोयला का इस्तेमाल हो रहा है। उनके यहाँ जो अंतिम संस्कार होता है वहां कोयले का इस्तेमाल होता था और आज भी चालू है। रोमन संस्कृति में भी कोयले का इस्तेमाल बहुत पहले से हुआ है और ये सब लिखित में पुस्तकों में है। अभी भारत की संस्कृति अगर आप देखोगे, सिंधु घाटी की संस्कृति देखोगे, तो सिंधु घाटी की संस्कृति ये सभी संस्कृति से बहुत डेवलप, बहुत आगे की थी। यानी आप कंपैरिजन ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते हम कि सिंधु घाटी की संस्कृति और चाइना की संस्कृति, सिंधु घाटी की संस्कृति और रोमन संस्कृति। लेकिन सिंधु घाटी की संस्कृति में एक्चुअली क्या इस्तेमाल करते थे? क्या वो कोयला इस्तेमाल करते थे या कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करते थे जो रिसाइक्लेबल हो, रिन्यूएबल हो? इसके बारे में जो भी दस्तावेज थे, जो भी लिखा गया वो हमारा नॉलेज था। ये सब कुछ जितने भी आक्रमण भारत पे हुए, इन सब ने इस नॉलेज को या हमारी संपदा को, इस पूरे हमारे
ज्ञान को उन्होंने मिटा मिटा दिया है। सभी जो आक्रमण हुए उन्होंने कोशिश की कि भारतीयों को पता ही नहीं चले कि वो कितने विकसित थे पहले। तो इसलिए इनके बारे में कि क्या हम लोग इस्तेमाल करते थे वो ज्यादा, कहीं मैंने भी बहुत सर्च करने के बाद मुझे कोयले के बारे में ज्यादा कुछ दिखा नहीं। तो दोस्तों ये कोयले इतने हजारों सालों से चलता आ रहा है, लेकिन एक चीज जिसकी वजह से कोयले का इस्तेमाल पूरी दुनिया में अचानक से और बहुत ज्यादा बढ़ गया, उस चीज का कारण था स्टीम इंजन। दोस्तों स्टीम इंजन, भाप के इंजन का जब खोज हुई, उसके बाद फिर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। इतने सारे इंजन तैयार हुए और मैक्सिमम सभी इंजन ये कोयले के ऊपर चल रहे थे। तो अचानक से कोयले का इस्तेमाल पूरी दुनिया में बहुत बहुत और बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये कोयले का अगर यूज इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है अगर आप देखोगे तो हमारे देश में, भारत की अगर हम लोग बात करें तो हमारे देश में जितना भी कोयला का निर्माण हम लोग करते हैं, जितना इस्तेमाल हम लोग करते हैं, 64% कोयला हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी यानी वहां पावर प्लांट में जलाने के लिए करते हैं। इसको सिर्फ जलाते हैं 64%। 7% ये स्टील इंडस्ट्री में उसका उपयोग होता है, 1% सीमेंट, और लगभग 28% ऐसा कोयला है कि जो बहुत सारी इंडस्ट्री है जिसमें उपयोग होता है उसका होता है। स्टील में हमने देखा कि ऑलमोस्ट सभी स्टील इंडस्ट्री में सभी जगह ये कंपलसरी है, लगता ही है। लेकिन कई सारी इंडस्ट्रीज है जहां भी कोयला लगता है। हमने देखा कि 1%, ऑलमोस्ट 1% सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जाता है, लेकिन उसके साथ कई सारे केमिकल इंडस्ट्रीज, कई सारे फार्मा इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, यहां भी कोयला लगता है। इस कोयला हमने देखा कि पूरा जो जीवाश्म ईंधन है ये फोसाइल फ्यूल है। ये पहला उसका ईंधन कौन सा बनता है इस फोसाइल से, तो बनता है घनरूप यानी कोयला बनता है, और उससे ही आगे जाके हजारों लाखों सालों के बाद बनता है तेल, और उससे आगे बनता है गैस। तो ऐसी भी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है कि जो डायरेक्ट इस कोयले से गैस बनाती है, जिसे गैसिफिकेशन ऑफ कोल कहते हैं। लेकिन और ये जो गैसेस बनती है, ये गैसेस में बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, और ये प्रोडक्ट किसी और केमिकल इंडस्ट्री में उपयोग होते हैं। तो गैसिफिकेशन ऑफ कोल ऐसी भी एक चीज है, इंडस्ट्री है जिसमें कोयला इस्तेमाल होता है। दूसरा है लिक्विफिकेशन। तो जैसा हमने कहा कि कोयले से गैस बनता है, तो कोयले से तेल भी बनाते हैं, और इस तेल बनाने के बाद इसमें भी कई सारे कंपोनेंट्स तैयार होते हैं, और जो कंपोनेंट फिर आगे जाके कई दूसरी इंडस्ट्री में उसका इस्तेमाल होता है। ये भी सीटीएल यानी कोल टू लिक्विड करके टेक्नोलॉजी काफी मशहूर है, और इसके ऐसे बहुत बड़े बड़े प्लांट भी दुनिया में लगे हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक्टिवेटेड चारकोल यानी इस कोयले को अगर हम अच्छी तरह से और शुद्ध करें तो ये एक दवाई जैसे काम करता है। हमारे आयुर्वेदा में इस एक्टिवेटेड चारकोल का बहुत बड़ा महत्व है। कोयला अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा एब्सॉर्बेंट है, एब्सॉर्बेंट नहीं एब्सॉर्बेंट। तो आपके पेट की कई सारी बीमारी ये ठीक करता है। तो एक नेचुरली आयुर्वेदा में भी इसका है। और रिसेंटली अब एक नया ट्रेंड आया है, रिसेंटली कुछ सालों से अभी आप देखोगे तो कॉस्मेटिक्स में, चाहे वो फेस वॉश हो, शैम्पू हो, हर जगह आपको वो चारकोल दिखाई, यहां तक कि टूथपेस्ट में भी चारकोल आया है। इसके दवाई भी बन रही है, जो दवाई आज करके सिर्फ आयुर्वेद में नहीं लेकिन बाकी के जो विषय है उसमें भी दवाई करके इस चारकोल का उपयोग हो रहा है। और एक डिफरेंट, एक यूनिक बात ऐसी है कि आज की तारीख में इसका एक नया ट्रेंड, इस चारकोल का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, एक्टिवेटेड कार्बन फूड। यानी ये जो सादा मैदा होता है उससे बेहतर क्या होता है, ब्राउन ब्रेड ऐसे बोलते हैं, उससे भी आगे अगर आपकी तबीयत के लिए अच्छा फूड अगर कुछ है तो उसे एक्टिवेटेड कार्बन फूड के नाम से अभी ये ट्रेंड शुरू हुआ है। तो आपको वहां ऐसे ब्रेड दिखाई देंगे, आपको वहां ऐसे ड्रिंक दिखाई देंगे, काले ड्रिंक, ये लेमनेड जूस है, लेमन ड्रिंक है, लेकिन उसमें एक्टिवेटेड कार्बन है जो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों इसके अलावा इस कार्बन के एक फाइबर्स तैयार होते हैं, जो और इस फाइबर से एक बहुत बड़ा एक शीट बन सकती है, बहुत चीजों में जिसका एप्लीकेशन होता है। ऐसे भी मटेरियल बनाया जाता है जो आज की तारीख में लोग यूटिलाइज करते हैं। डोमेस्टिक यूज, कई सारे घर आज के डेवलपिंग देशों में ऐसे है कि जहां आज भी एलपीजी नहीं है, और वहां
कोयले का इस्तेमाल खाने के लिए होता है। यहां तक कि रेस्टोरेंट में भी, खाने में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जगह पे आज वो कोयले के ऊपर तैयार किया हुआ खाना, ऐसा एक ट्रेंड है जो जो लोगों को अच्छा लगता है, वहां भी इस कोयले का इस्तेमाल होता है। तो ये कोयला जो है, इस कोयले का एक डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो इसकी खदानें हैं, इसके इसके भंडार है। जैसा मैंने कहा कि कोयला हम लोग नहीं बनाते, ये तो कुदरत ने बनाया है। ये कुदरत ने अपने पृथ्वी के अंदर, जमीन के अंदर इसको बना के वो एक प्रोसेस में बना हुआ है। तो पूरी दुनिया में इसके भंडार है। ये भंडार अगर आप देखोगे तो नंबर 1 है अमेरिका। अमेरिका में सबसे ज्यादा कोल, यानी लगभग 26.6% इतना कोयला उनके यहाँ पे है। दूसरे स्थान पे है रशिया, जहां 17.6 इतना कोयला अवेलेबल है। तीसरे स्थान पे है चाइना, जहां 12.8 इतना कोयला है। चौथे स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया, जहां 8.6% है। और पांचवें स्थान पे है भारत, जहां 6.8% इतना दुनिया का कोयला अवेलेबल है, रिसोर्स रिजर्व अवेलेबल है। कहा जाता है कि ये कोयला इतना पर्याप्त है कि जिस तरीके से, जिस स्पीड के ऊपर हम लोग कोयले को अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे के 500 साल भी ये कोयला हमको पर्याप्त है। इतना कोयला भर के रखा है यहां अंदर। लेकिन दोस्तों, आज ये ग्लोबल वार्मिंग का संकट जो मैंने आपको बताया, और जो जिसके लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया आज खतरे में है, इस ग्लोबल वार्मिंग के संकट को लेके हमारी एक मर्यादा दी हुई है। हमें सभी शास्त्रज्ञों, क्लाइमेट एक्टिविस्ट और जो साइंटिस्ट पे काम कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि आप ये पूरा टेम्परेचर, ये पूरा ग्लोबल वार्मिंग आप तब तक कंट्रोल कर सकते हो, तब तक आप अच्छे रह सकते हैं, जब तक ये टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से के अंदर है। यानी इस ग्लोबल वार्मिंग की जो टेम्परेचर बढ़ने की जो मर्यादा है वो सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस है। और वो कब से, यानी जब से ये औद्योगिक क्रांति शुरू हुई है, उसके पहले जो टेम्परेचर था 1764 में, 1764 में इस बाप के इंजन की शुरुआत हुई, उसके बाद औद्योगिक क्रांति हुई। तो 1764 में जितना टेम्परेचर था, उसके आगे आप सिर्फ 2 डिग्री बढ़ा सकते हो। 2 डिग्री के बाद अगर आप गए तो ये पूरी दुनिया आपके हाथ से निकल जाएगी। ये सब जो तबाही है वो इतनी अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकते। और आज की तारीख में ऑलरेडी ये बढ़ चुका है 1.4 डिग्री सेल्सियस, 1.4। तो हमारे पास अभी बहुत कम मर्यादा है। और जिस तरीके से हम इस कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं आज की तारीख में, अगर वो वैसे ही चलता रहा तो आगे की 500 साल तो छोड़िए, आगे के 100 साल तक भी अगर हमने ये किया तो इस 100 साल में हम इस दुनिया का तापमान 5 डिग्री बढ़ाएंगे। तो 5 डिग्री यानी हम लोग सोच ही नहीं सकते, ये पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। इतना सब कुछ ये कोयला कर सकता है। हमारे देश में देखोगे तो इस कोयले का जो रिजर्व है, तो सबसे ज्यादा रिजर्व पाया जाता है झारखंड में। दूसरे स्थान पे है ओडिशा, बाद में छत्तीसगढ़, बाद में वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे जगह से हमारा रिजर्व है। कोल इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो पूरी दुनिया में आज की तारीख में जितना कोयला मार्केट में बेचा जाता है, उसकी कुल औसत है 60 लाख करोड़। यानी पूरा ये जो मार्केट है वो 60 लाख करोड़ का है प्रति साल। 60 लाख करोड़ का कोयला हर दुनिया में मिलके बेचा जाता है। इसमें लगभग 90 लाख लोग काम करते हैं, 89.18 लास्ट ईयर। इतने लाख लोग काम करते हैं और लगभग 25,000 ऐसे अलग अलग बिजनेसेस इस पूरे कोयले की इंडस्ट्री में है जो इसको लग के है। हम लोग अगर भारत की बात करें तो भारत इस बिजनेस में दूसरे स्थान के ऊपर है। अगर इस कोयले का प्रोडक्शन की बात करें, यानी कोयला जमीन से निकालने की बात करें, तो हम लोग दूसरे स्थान पे है। चाइना नंबर है। चाइना ऑलमोस्ट 45 से 50% जो कोयला पूरी दुनिया में तैयार होता है आज की तारीख में, वो चाइना तैयार करता है। दूसरे स्थान पे हम है। हम दुनिया का 10% इतना कोयले का निर्माण करता है। अब ये रही बात घर में निर्माण करने की, अपने देश में निर्माण करने की। लेकिन जितना भी कोयला दुनिया में बेचा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, तो इंपोर्ट करने वाले में भी हम लोग दूसरे स्थान पे।
जितना भी कोयला इंपोर्ट होते हैं तो नंबर 1 है चाइना, जो 21% कोयला बाहर से मंगाता है, और हम दूसरे स्थान पर है, तो जो दुनिया का 16% कोयला हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इसका कारण यह है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी, बिजली तैयार करने के लिए आज की तारीख में भी बहुत सारा कोयला लगता है, और ये वस्तुस्थिति, ये परिस्थिति पिछले 15-20 सालों में ज्यादा बदली नहीं है। 2006 में आप देखिए, 2006 में 55% कोयला, आई मीन जितनी भी बिजली बनती थी, 55% बिजली ये कोयले की वजह से, 100% कोयले की वजह से बनती थी, 55% कोयला था। और आज भी 2020 की बात करें, पिछले साल की बात करें, तो तब भी पिछले साल हमने बिजली बनाने के लिए 55% कोयले को इस्तेमाल किया। आज की तारीख में आप देखोगे तो फॉसिल फ्यूल ऑलमोस्ट 70% फॉसिल फ्यूल हमें लगता है, और उसमें से कोयला है 55%। तो अगर हमें बिजली तैयार करनी है, और बिजली कितनी इंपॉर्टेंट हमने देखा, कुछ दिनों पहले यहाँ कोयले का संकट हुआ था, तैयार हुआ था, ऐसे सब न्यूज थी कि अभी कोयला हमारे पास है ही नहीं, कि जिसकी वजह से फिर हम लोग पर्याप्त बिजली बनाए, तो बहुत बड़ा इकोनॉमी पे, अर्थव्यवस्था पे संकट आया था। तो कोयला इसीलिए बहुत वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हम लोग इतनी बड़ी इंडस्ट्री उसकी निर्माण कर रहे हैं, इतनी उसको निकालते भी है, बाहर से भी मंगाते हैं। और हमारे इस देश में कितना बड़ा ये बिजनेस है, तो वही लगभग ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ का बिजनेस आज हमारे देश में, कम से कम 5.5 से 6 लाख करोड़ का कोयला हर साल हमारे देश में बेचा जाता है। और ये जो भी कोयला हमें लगता है, उसमें से जितना भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं वो सिर्फ 70% करते हैं, जो भी हमारे अलग अलग एप्लीकेशंस है, क्योंकि हमारा जो कोयला है वो ज्यादा करके लिग्नाइट, सब बिटुमिनस, इस टाइप का कोयला है, और लगभग 30% हम लोग बाहर से मंगाते हैं। और ये वो कोयला है जो एंथ्रासाइट, जो हमारे यहाँ नहीं मिलता, लेकिन काफी सारी इंडस्ट्री में ऐसा ही कोयला लगता है कि जिसकी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हो, जिसके और बाकी कोई फीचर है। और दोस्तों, ये 30% कोयला जब हम लोग मंगाते हैं, तब हर साल हम लोग उनको पे करते हैं, देते हैं 1,60,000 करोड़। और ये कोयला ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, ये 2 बड़ी कंट्रीज है, जिससे हमें नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है जो हमें ज्यादा कोयला देता है, और नंबर 2 पे है इंडोनेशिया। तो दोस्तों, ये कोयला देखिए, इतना बड़ा बिजनेस पूरी दुनिया में है, इतना हमारे देश में भी इतना बड़ा बिजनेस है, इतने सारे लोग इसमें काम करते हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था ये कोल बन चुका है। हमने देखा कि सिर्फ भारत में तो 70% हमने देखा कि इस फॉसिल फ्यूल की वजह से बिजली तैयार होती है। हमने ये भी देखा कि दुनिया में लगभग पूरी दुनिया की अगर बात करें तो दुनिया में भी लगभग 75% जो बिजली बनती है इस फॉसिल फ्यूल से ही बनती है, इस कोयले की वजह से बनती है। फिर भी आज पूरी दुनिया में ये पहल है कि इस कोल को पूरी तरह से एलिमिनेट किया जाए, पूरी तरह से इसका जो उपयोग है वो पूरी तरह से बंद किया जाए। पिछले महीने यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस थी, COP26। उस कॉन्फ्रेंस के लगभग 3-4-5 महीने से सब उसके पहले से सभी ये जो देश है, सभी जो इसमें NGO है, संस्था जिसमें काम कर रही है, जो कोयले के ऊपर काम कर रही है, कोयला बंद होने के लिए काम कर रही है, आंदोलन कर रही है, वो कितने दिनों से यह मेहनत कर रही थी कि कैसे इस कॉन्फ्रेंस में ऐसा फैसला हो, ऐसा निर्णय हो कि पूरी दुनिया से अभी हम लोग कोल को हटा रहे हैं। इसलिए बहुत सभी लोग काम कर रहे थे, लेकिन आखिरी में, एंड में, आखिरी देशों में, आखिरी जो दिन था जब ये साइन होना था, तब ये फेज आउट के जगह पे फेज डाउन किया ये 2 देशों ने, चाइना और भारत ने, जिनकी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था कोल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये क्या है कि जिसकी वजह से इतना ये सभी लोग कोयले को पूरी तरह से बंद करने के लिए काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज ये जो ग्लोबल वार्मिंग का संकट हमारे सामने और इतना छोटा मार्जिन बचा है, ये ग्लोबल वार्मिंग, ये जो टेम्परेचर, तापमान बढ़ रहा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई गैस है, ये सभी बढ़ रहा है गैस की वजह से। ये हम लोग इमिशन कर रहे हैं, जो गैसेस इस पर्यावरण में बढ़ रहे हैं उसकी वजह से बढ़ रहा है। और नंबर 1 गैस इसको बढ़ाने के लिए, इसके टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अगर कोई है तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। 80% जितना भी टेम्परेचर अभी तक हम लोगों ने बढ़ाया ना,
80% बढ़ा है इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। और ये कार्बन डाइऑक्साइड एंथ्रोपोजेनिक सोर्स यानी मानव निर्मित सोर्स यानी मनुष्य निर्मित सोर्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करने का कुछ है तो वो है कोयला। ये कार्बन डाइऑक्साइड जिससे पूरी दुनिया तबाह हो रही है, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आज की तारीख में हम लोग तैयार कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कोयले की वजह से। ये जो फोसिल फ्यूल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फोसिल फ्यूल को लेके जितना भी एमिशन बढ़ता है उससे 40% जो एमिशन है 40% वो सिर्फ कोयले से आता है। हम लोग देखते हैं कि फोसिल फ्यूल यानी क्या, पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, वो सीएनजी, इतना सब कुछ हो रहा है, जेट फ्यूल है। दोस्तों इन सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा एमिशन करने वाला अगर कुछ है तो वो है कोयला। और वो कोयला हमारे सामने ज्यादा आता नहीं है, हमारा ज्यादा उससे ताल्लुकात नहीं होता, कॉन्टैक्ट नहीं होता, तो हमें पता नहीं। लेकिन ये कोयला दुनिया में सबसे ज्यादा, और इस पूरे फोसिल फ्यूल में 40% ये एमिशंस, ये धुआं छोड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जितनी भी गैसेस है, जिस गैसेस की वजह से आज की तारीख में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, 25% गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, कार्बन डाइऑक्साइड कंपलसरी है, लेकिन उसके साथ ये सल्फर डाइऑक्साइड, बाकी के जो गैसेस है, ये सभी गैसेस में 25% गैसेस पूरी दुनिया में आज की तारीख में सिर्फ कोयला तैयार कर रहा है। तो सोचिए क्यों ना लोग इसके पीछे पड़े, क्यों ना लोग ये बोले कि इसको बंद करें, क्योंकि पूरी दुनिया इस कोयले की वजह से तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है, और सभी लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आई मीन हर देश में लोग काम कर रहे हैं। अभी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है, अभी कोरिया जैसा देश, छोटे छोटे देश में भी अगर आप जाओगे जहां ज्यादा कोयले का उत्पादन नहीं हो रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा होता होगा, वहां भी लोग बाहर निकल के बोल रहे हैं बैन कोयले को बंद करो। अमेरिका में बोल रहे हैं कि पूरी तरह से इसको हटा दो। भारत में भी ये मूवमेंट है, हर जगह ये मूवमेंट है। इस COP26 से परिषद के दौरान भी बहुत बड़ी मूवमेंट हुए, लेकिन फिर भी आज के तारीख में ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हम 800 करोड़ टन, 8000 मिलियन टन इतना कोयला हर साल इस्तेमाल कर रहा है। और इसमें से वही चाइना है 50%, आधा तो चाइना और आधे हम, और 10% हम, इतना हम लोग उसको तैयार करते हैं, निर्माण करते हैं। पूरे पिछले 40 साल में अगर किसने सबसे ज्यादा कोयला का उपयोग किया और सबसे ज्यादा एमिशन अगर हवा में डाला है तो वह है चाइना। पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा कोयला उसने इस्तेमाल किया है और ये धुआं छोड़ा है। 2 नंबर पे है अमेरिका, और अभी तीसरे स्थान पे है हम, तो इतनी बड़ी मात्रा में इसका उपयोग कर रहे हैं पिछले 40 साल से। लेकिन आज की तारीख की अगर बात करोगे तो आज की तारीख में हम दूसरे स्थान पे है कि सबसे ज्यादा कोयला हम लोग तैयार करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, पहला चाइना और दूसरे हम। तो और पूरी दुनिया की बात करें तो आज भी, यानी कितना भी प्रोटेस्ट हो, कितना भी लोग बाहर बातें करें, लेकिन हर देश में देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कोयला इतनी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है। पूरी दुनिया में ये सब सोलर की बात कर रहे हैं, विंड एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में भी 40% से ज्यादा कोयला इस्तेमाल होता है ये बिजली जनरेट करने के लिए। नेचुरल गैस वगैरह तो है ही। तो आप जब भी बोल रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल है, इलेक्ट्रिक कारें आने वाली है, इलेक्ट्रिक में बिल्कुल एमिशन नहीं होता, इलेक्ट्रिक ऐसा है वैसा है, आगे का ऊंचा जमाना है। दोस्तों ये इलेक्ट्रिक, ये जो चार्जिंग आप करते हैं ना, ये इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने के लिए कोयला नंबर 1 जिसका इसका इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पेट्रोल डीजल उपयोग करके मैं जितना धुआं छोड़ूंगा उससे ज्यादा धुआं वहां तैयार हो रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने के लिए, ये तो रही एक बात। लेकिन जो आज आपकी कार है, जो आपकी गाड़ी है, जिसका 40% कॉस्ट आता है सिर्फ उस बैटरी की वजह से, वो बैटरी कैसे तैयार होती है और इस बैटरी से कैसे इस पूरे पर्यावरण की, दुनिया की हानि हो रही है, ये तो एक दूसरा विषय में जो दूसरे सेशन में आपको बताऊंगा। हमारे देश में भी 75% जो बिजली तैयार हो रही है वो इस फोसिल फ्यूल के, जीवाश्म ईंधन के वजह से हो रही है, और जिसमें नंबर 1 है कोयला। अभी ये मैंने आपको ग्रॉसली बताया कि कोयला किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, और इसलिए शायद लोग बोलते होंगे बंद करो बंद करो बंद करो, लेकिन अभी तक आपने कुछ भी जाना नहीं, आपको पता ही नहीं है कोयला क्या चीज है।
मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्यों पूरी दुनिया इस कोयले को लेके इतनी सीरियस है, और पूरी दुनिया जानते है कि बहुत जल्दी ये कोयला इससे बंद हो जाए। तो शुरुआत करते हैं कोल की माइनिंग से। दोस्तों, कोल जैसा हमने देखा कि कोयला हम लोग बनाते नहीं, प्रकृति ने बनाया है, प्रकृति ने और नेचुरल प्रोसेस से बना हुआ है अंदर, और उसको सिर्फ हम लोग निकालने का काम करते हैं, खुदाई करते हैं खदानों में से और उसको निकालते हैं। ये खुदाई, ये माइनिंग दो तरह की होती है। एक ओपन सरफेस माइनिंग, यानी जहां आपको भंडार मिला वहां आपको वो पूरा खुलाया, वो पूरा निकाल दिया और उससे कोयला लिया। और दूसरा है अंडरग्राउंड माइनिंग। अंडरग्राउंड में तो ऐसा है कि ट्रेनें उन्होंने तैयार की है कि जो अंदर जाती है और वो अंदर से कोयला लेके आती है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो तबाही आप उस जगह की करते हो, वो तो अगर मैं आपको बताऊं तो एक पूरा सेशन लगेगा मुझे। आज की तारीख में भी जो हमारे झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के जंगल है, जिस तरह से हम लोगों ने उसको बर्बाद किया है, आप सोच नहीं सकते। एक बार आपने उनकी वहां माइन शुरुआत की, ये खदान की शुरुआत की, उसके पहले का क्या था नजारा और उसके बाद में कैसे हुआ, ये तो सिर्फ एक फोटोग्राफ आपको मैंने दिखाया। ऐसे ऐसे एक्चुअल में जाके आप देखिए क्या होता है। लेकिन एक चीज शायद आप जानते रहे दोस्तों, जब कोयला तैयार होता है ना, जब कोयला तो उसके साथ कुछ कचरा तैयार होता है। यानी जब आप उससे जमीन के अंदर से कोयला निकालते हो तो बहुत सारी चीज ऐसी निकलती है जिसका उपयोग नहीं होता, जिसे हम कोयले का कचरा बोलते हैं, कोल वेस्ट कहते हैं, जिसको कोल रिफ्यूज इसके नाम से भी जानते हैं। यानी अगर आप 1 टन 1000 किलो कोयले का निर्माण कर रहे, निकाल रहे हो, तो उसके साथ 400 किलो 40% इतना वो कचरा तैयार होता है। यानी 1000 किलो का कोयला अगर आपको मार्केट में बेचने के लिए तैयार करना है, उसके साथ 400 किलो आप वेस्ट जनरेट करो, 400 किलो। और ये वेस्ट आने क्या है मैं आपको बताता हूं। वेस्ट आने हमारे जमीन के अंदर जो मेटल्स है, जो हेवी मेटल्स है, जो मर्क्यूरी है, जो ऐसे भयानक चीजें हैं जो कुदरत ने अपने पेट में रखा है, जिसकी जरूरत नहीं बाहर, लेकिन हम उसको निकाल के पूरी दुनिया में उसको फैला रहे हैं। ये पूरा उस कचरे में होता है। और इसीलिए जब भी बारिश आती है, जो इस बारिश के साथ ये सभी जो हेवी मेटल, जो कैंसरस मेटल, जो बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसी सब चीजें हमारे आजू बाजू के पानी के स्रोत में चले जाते हैं। तो नदियां, नाले, ये तालाब आप देखोगे तो इस तरह का पानी आजू बाजू जहां जहां खदान होते हैं, आजू बाजू पानी आपको ऐसे दिखाई देगा। और ये पानी पूरी तरह से हम लोग दूषित कर रहे हैं, पॉइजनस कर रहे हैं। ऐसा एक भी नहीं, ये तो सरफेस वाटर नहीं, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर, यानी वहां के आजू जहां भी खदानें होती है उसके आजू बाजू अगर आप कुएं भी देखोगे, कुएं हो गए या अंडरग्राउंड वाटर जो आप निकालते हैं वो बोरवेल होंगे, उसमें भी इतना सारा कंटामिनेशन होता है कि ये सभी पानी, ये प्रदूषित पानी, ये कैंसरस पानी हो जाता है। दोस्तों, इस पानी में कई सारे मेटल्स की पॉइजनिंग होती है जो आमतौर पे दिखाई नहीं देगी आपको। ये मर्क्यूरी एक ऐसी चीज है जो आमतौर पे आपको कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इस माइनिंग की वजह से, इस कोल माइनिंग की वजह से आज हमारे फूड चेन में है, आज हमारे खाने में है। ये उस कचरे में तो होता है मर्क्यूरी, और वो मर्क्यूरी चल के पानी के साथ आजू बाजू हर जगह होता है। और सबसे ज्यादा खतरा इसको होता है, वो है गर्भवती महिला और उनके बच्चे। दोस्तों, जहां भी माइंस होती है, जहां भी खदानें होती है, उसके आजू बाजू 5 से 10 किलोमीटर में जितने भी लोग रहते हैं, रेडियस में जितने भी लोग रहते हैं, और जितनी भी गर्भवती महिला होते हैं, उनको और उनके बच्चे को मर्क्यूरी पॉइजनिंग करके एक बीमारी होती है। और ये मर्क्यूरी पॉइजनिंग ऐसी बीमारी है कि जो सीधा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस पर अटैक करती है। तो पैरालिसिस और बाकी सभी चीजें जो आप सोच सकते हैं, क्योंकि पूरा ये जो कंट्रोल है, जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सब कुछ है, ये सब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से कर रहा है। ये पूरी तरह से अफेक्ट होता है। उसके साथ कार्डियोवास्कुलर और बाकी की भी चीजें होती है। लेकिन इस चीज को लेके अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बहुत सारे निर्बंध है, बहुत सारे कायदे कानून बहुत स्ट्रिक्ट है। यानी अगर आप खदानें तैयार कर रहे हो तो उसका, उस कचरे का आप क्या करोगे, उसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट ऐसे कानून है, और वहां की गवर्नमेंट छोड़ती नहीं है। हमारे यहाँ ये सब इतना ढीला है, इतना मैनेजमेंट होता है इस कचरे का, कि दुनिया में सबसे ज्यादा
परिणाम, सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर इस कोयले के माइनिंग का कोई हो रहा है तो भारत में होता है। भारत में सबसे ज्यादा प्रदूषण, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस कोयले की खदानों की यहाँ है। तो आप ये मत पकड़िए कि 10%, अगर चाइना 50% है, बाकी के देश कुछ है, तो इन सबसे ज्यादा हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। वो क्यों है? क्योंकि लोग इसको मानते नहीं, जो करना चाहिए वो करते नहीं। हमारे जहां जहां खदानें हैं वहां के 5 किलोमीटर रेडियस में 100%, यानी हर फैमिली में ये बीमारी है। इस पॉइजनिंग से जो भी होती है, सिर्फ मर्क्यूरी पॉइजनिंग नहीं, बहुत सारी पॉइजनिंग है, हर फैमिली में वो बीमारी कंपलसरी बीमारी है। 40 किलोमीटर के रेडियस में लगभग 30 से 40% ऐसे घर है कि जिनको कंपलसरी बीमारी है इस कोल की वजह से, इस माइनिंग की वजह से। गांव के गांव, अभी हमने सिर्फ मर्क्यूरी पॉइजनिंग देखी, मर्क्यूरी पॉइजनिंग भी है। मैंने सब जैसे कहा कि 5 से 10 किलोमीटर में जितने भी गर्भवती महिला और बच्चे, उनको ही पॉइजनिंग होती है। उसके अलावा गांव के गांव फ्लोराइड पॉइजनिंग में आप देख सकते हो, उस महिलाओं से लेकर बच्चों तक उनके ऐसे हाथ पांव हुए, वो फ्लोरोसिस है और इससे आते हैं। गांव के गांव ये आर्सेनिक पॉइजनिंग से भरे हुए हैं और ये बहुत बड़ा पब्लिक मेडिसिन जो है उसका इशू है वहां। और ये माइनिंग ये इतना कठिन काम है और इसमें इतने सारे सुरक्षा के, सेफ्टी को लेके चीजें हैं जो हमारे यहाँ बिल्कुल ज्यादा दिखाई नहीं देते। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं क्यों ऐसे ही बात कर रहा हूँ? क्या नहीं, आपको सुन के ताज्जुब होगा, लेकिन माइनिंग में, इस कोयल के माइनिंग के सबसे ज्यादा एक्सीडेंट, सबसे ज्यादा दुर्घटना, सबसे ज्यादा मौतें भारत में होती। यानी कोई कितना भी कर रहा है आज की तारीख में, कोई किधर भी इतनी कैजुअलिटी नहीं हो रही जितनी भारत में हो रही है। एक संस्था है जिसका नाम है कोल किल्स, उसका रिपोर्ट है कि भारत में हर साल 80,000 से 1,15,000 लोग मरते हैं इस कोल माइनिंग की वजह से, कोल माइनिंग की वजह से। तो आप सोच सकते हैं हम लोग किस चीज में काम कर रहे हैं। और जब इतना बड़ा जंगल, इतना बड़ा इकोसिस्टम जब आप बर्बाद कर रहे हो, तो सिर्फ मनुष्य की बात कर रहे हैं आप कि कितने मनुष्य मर रहे हैं, कितनी बीमारियां उनकी हो रही है। व्हाट अबाउट दिस स्पेसिस? ये सब जो दुनिया बनाई है कुदरत ने या हमारे धरती माँ ने, कि सिर्फ हमारे लिए बनाई है क्या? मनुष्य प्राणी के लिए। कितने सारे जीव जंतु इसमें रहते हैं ना, लाखों करोड़ों ऐसे जीव जंतु है, उनका भी घर है ना ये। और हमें ऐसा किसने ऐसा अधिकार दिया है कि उनको भी तबाह करे? कितने लाखों जीव लुप्त हो रहे, बर्बाद हो रहे, इसकी तो कोई गलती नहीं। कोई ये नहीं दिख रहा है कि एक जंगल में ऐसा हुआ तो कितने सारे पशु पक्षी उनका प्रॉब्लम हुआ। यहां तक कि हमारे यहाँ जो अभी पशु कम हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? कि जो जहर आप इस कोयले से निकाल रहे हो, वो जहर पानी में यहाँ वहां डाल रहे, खाने में डाल रहे, वो इनका भी खाना है, इनका भी पानी, इनकी भी पानी है। तो जो बीमारी आज हमें हो रही है वो इनको भी हो रही है। जो आज जंगल में जो प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे रही, इसका बहुत बड़ा कारण है ये कोयला। और ये सिर्फ इतना नहीं, ये तो यहां तक तो सिर्फ आपने उसको तैयार निकाला है बाहर से, आगे देखिए जलाने के बाद क्या होता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में एयर पोल्यूशन का नंबर 1 अगर कारण है तो वो है कोयला। भारत की बात करें तो ये परिस्थिति बहुत बहुत ज्यादा गंभीर है। जहां जहां खदानें होती है, वहां खदाने में तो आजू बाजू के जो गांव है, ऐसे कुछ गांव है कि जहां वो पूरे हवा में वो कचरा होता है, वो रिफ्यूज होता है, यानी लोग सांस जब लेते हैं तब अंदर वो जाता है कचरा। और हमारे देश में जो सिटीज है, यानी जब वो कोयला लेके आते हैं और जहां जहां पावर प्लांट है, उस पावर प्लांट के बगल में जो शहरें हैं वो इतनी प्रदूषित है, इतना एयर पोल्यूशन वहां है कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में पहले 10 में तो भारत के 3-4 है, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में भारत का नाम आता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जब भी ये कोयला इस्तेमाल होता है तब वो अपने साथ पैदा करता है राख, जो राख भी पूरी हवा में फैलती है। और ये कोयला जिस तरीके से जलता है, अगर वो पूरी अच्छी तरह से जलेगा तो कम धुआं छोड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ जो कोयला तैयार होता है, जो हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, वो है लिग्नाइट सब बिटुमिनस, तो बहुत ज्यादा धुआं हमारे यहाँ वो छोड़ता है और सभी जगह छोड़ता है। यानी ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ ही वो छोड़ता है, जहां जहां कोयले का इस्तेमाल होता है पावर प्लांट में, वहां ये धुआं आज हवा में जा रहा है और आजू बाजू के सभी शहरों को प्रदूषित कर रहा है।
दोस्तों ये जो धुआं बाहर आता है उसमें एक सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड करके सल्फर होता है, उसको एक्चुअली निकलना चाहिए। बाकी के देशों में कंपलसरी है कि आपको वो जो फ्लू गैस बाहर आता है वहां वो स्क्रबिंग, वो सिस्टम लगानी है कि जिससे सल्फर हवा में नहीं आएगा, क्योंकि वो सल्फर है कि जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है। हमारे यहाँ ये कोई कुछ इसके तरफ ज्यादा कुछ देखते हैं कि नहीं, इसका कोई अभी तक मेरे पास तो रिपोर्ट नहीं। मेरे पास ये रिपोर्ट है कि भारत में जितने सारे डेथ्स होती है, टोटल डेथ्स सभी तरीके से जो कुछ हो रहा है कोविड कोरोना से लेकर सब कुछ जो होता है ना, उसकी पूरी जो डेथ्स होती है उसमें से 17% डेथ ये एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही है। आज की तारीख में 16,70,000 लोग मर रहे हैं सिर्फ इस एयर पोल्यूशन की वजह से, और उसका एक नंबर अगर कारण है तो वो है कोयला। बहुत हजार्डस, जो अदरवाइज आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इस तरह के पोल्यूटेंट्स, इस तरह की विषारी चीजें ये कोयला अपने साथ हवा में छोड़ता है। ये मेटल्स तो कहां से आते हैं? ये मेटल आते हैं सिर्फ और सिर्फ ये कोयला इस खदानों से जो जलने के बाद निकलते हैं। और मैंने कहा कि भले ही हम लोग सिर्फ 10% कोयला बनाते हो, लेकिन ये पोल्यूशन में हम लोग दुनिया में नंबर 1 है। कैसे होंगे बताइए आप? अगर चाइना 5 गुना कर रहा है 50%, तो उसका ज्यादा होना चाहिए ना। लेकिन हम सबसे ज्यादा हवा में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड देते हैं, और ये ऑन पेपर है। दोस्तों ये चीजें तो हम लोग सिर्फ इसमें देखते हैं कि किसी शहर में कोई संस्था आती है, देखती है कि यहाँ कितना प्रदूषण हो रहा है, वो हमको बताती तो है। गांव का क्या? कितने गांव में कैसी परिस्थिति होंगी इसके बारे में कौन बोलेगा? आज हमारे शहरों में जो हवा की परिस्थिति है वो इतनी गंभीर है कि आप एक दिन में 10 सिगरेट पियोगे ना, 10 सिगरेट एक दिन में, 10 एक पूरा पैकेट होता है सिगरेट का, वो 10 सिगरेट पीने के बाद जितना खतरा, जितना बर्बादी आप अपने लंग की करोगे ना, फेफड़े की, वैसे नॉर्मल हो रही है, हवा से हो रही है। सेम हो रहा है अपने इस एयर पोल्यूशन की वजह से। और अगर आप डॉक्टर को पूछोगे तो क्या होगा अगर मैं बहुत ज्यादा सिगरेट पीऊंगा, तो डॉक्टर पहले बोलेगा हार्ट अटैक और लंग के सब प्रॉब्लम्स। वही सेम आज की तारीख में हमें हो रहा है। हमारे बच्चों में इतने सारे अस्थमा के केसेस बढ़ रहे हैं, हमारे लोगों में, यंग लोगों में ये कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी चीजें हैं, नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं। और ये एयर पोल्यूशन से कितने लोग मरते हैं वो अगर आप देखोगे तो 30% से थोड़ा सा ज्यादा लंग से लोग मरते हैं, लंग कैंसर हो, लंग बाकी सब कुछ है। और उतने ही ऑलमोस्ट हार्ट अटैक से लोग मरते हैं। ऐसे भी लोग देखेंगे आप जो जिसको कोई नशा पानी नहीं, जो कुछ भी नहीं करता, बहुत यंग एज है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हार्ट अटैक से मरा। क्यों, क्या, हमें नहीं पता। दोस्तों ये कारण है। अगर आप ये ऐसे शहरों में रह रहे हैं जहां वहां सिर्फ सांस लेना यानी हर दिन 10 सिगरेट फूंकने जैसा है, तो कैसे जिएंगे आप? और ये एक बहुत बड़ी और एक गंभीर समस्या है कोयले की, और वो है फ्लाई ऐश। यानी क्या? यानी कोयला इस्तेमाल करने के बाद जो बचती है वो राख, इस राख को बोलते हैं फ्लाई ऐश। ये राख बहुत बड़ी गंभीर समस्या है हमारे सभी जगह है, लेकिन हमारे देश में ज्यादा है क्योंकि हम जो कोयला इस्तेमाल करते हैं लिग्नाइट, वो जलता कम है, राख ज्यादा छोड़ता है। इस तरह का कोयला, इस तरह की क्वालिटी हमारे देश में है। और इसका कारण, इसके वजह से क्या हो रहा है तो आप सोच नहीं सकते। इतनी राख हर दिन तैयार करते हैं हम लोग। कितनी? तो 30% से लेकर 45%। तो आप सोचिए अभी एक बार, 1 टन 1000 किलो आपने कोयला तैयार किया, और वहां कचरा कितना तैयार किया? 400 किलो। और वो 1000 किलो जब आपने उसको बंद किया, उसको उपयोग किया अपने पावर प्लांट में, तब आपने उसकी राख कितनी तैयार करते हैं आप? तो 300 से 450 किलो। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी राख, कितना ये कचरा हम लोग आज तैयार कर रहे हैं। आज की तारीख में हमारे यहाँ हर दिन 6 लाख टन, हर दिन की बात कर रहा हूं, 6 लाख टन हर दिन हमारे यहाँ राख तैयार हो रही है। और क्या कर रही है राख? ये राख आपके जो प्लांट्स है, आजू बाजू के जो खेत है, उसको पूरी तरह से बर्बाद करती है। जो खेत हरे भरे थे, जहां आप कुछ फसल ले रहे थे,
2 4 5 साल के बाद वहां कुछ नहीं हो रहा है, ऐसी सब चीजें हैं। ये राख न जाने कितने सारे प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। इस राख को हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, इस राख से ईंटें बनाई जा सकती है, सीमेंट इंडस्ट्री में इसका उपयोग हो सकता है, लेकिन कितना, सीमेंट इंडस्ट्री है कितनी बड़ी, लगभग फिर भी 25% ये सीमेंट इंडस्ट्री में जाता है, ऐसे ऑन पेपर है। लगभग 7% इससे ईंटें बनती है और लगभग 3.5% से थोड़ा सा ज्यादा ये रोड निर्माण में काम इसका आता है। लेकिन ये हुआ फिर सब कुछ मिलकर मैक्सिमम कितना होता है, 40%। बचा हुआ 60%, यानी 3.5 लाख टन से ज्यादा राख हर दिन तैयार हो रही है। उसका क्या दोस्तों, ये राख क्या कर रहे हैं, इसका तो आप सोच भी नहीं सकते। पूरा मिसमैनेजमेंट हो रहा है। ये राख को लेके लोग कैसे इसको डंप कर रहे हैं, कहाँ डाल रहा है, ये किसी को इसके बारे में ज्यादा कोई बोलता ही नहीं। लेकिन इतनी बड़ी बर्बादी इससे हो रही है। मैं इसका एक उदाहरण आपको देता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि हम लोग एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, जिसके बारे में कोई बोलता नहीं, लेकिन हो क्या रहा है वहां फील्ड में। पिछले साल कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से पूरे दुनिया में लॉकडाउन था, और उस लॉकडाउन में दुनिया ने देखा कि इस लॉकडाउन में देखिए कैसे कुदरत ने अपने आप को साफ किया, कैसे पूरा वातावरण स्वच्छ था, बिल्कुल पोल्यूशन नहीं था, सब कुछ था। ओके, लेकिन इस वातावरण में भारत में भी ये सब था, भारत में भी पूरी तरह से शटडाउन था, लॉकडाउन था, पूरा था। लेकिन इस दौरान हमारे कोल के पावर प्लांट चल रहे थे, क्योंकि बिजली तो कंपलसरी लग रही थी, तो वहां कोयला जा रहा था और वो पूरा बर्न भी हो रहा था। और उस टाइम पे जो भी राख तैयार हो रही थी, वो राख ये लोग जहां चाहिए वहां डाल रहे थे, क्योंकि नॉर्मली तो रेस्ट्रिक्शन होते हैं, नॉर्मली लोग होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो देखते हैं क्या चल रहा है। इन्होंने तो इस बार तो कुछ देखा नहीं, और आप सोच नहीं सकते हैं पिछले साल में इसकी वजह से इतने बड़े एक्सीडेंट्स हुए। 17 मेजर एक्सीडेंट, यानी क्या मैं आपको बोलता हूं कि कलकत्ता की एक नदी में 2 बहुत बड़े जहाज जो सिर्फ राख लेके जा रहे हैं, वो पूरी तरह से डूब गए या डुबा दिए गए मालूम नहीं। नागपुर में बहुत बड़ा तालाब जो लोगों को पानी सप्लाई करता है, उसमें ये पूरी तरह से राख डाल दी गई, या एक्सीडेंट हुआ वो वहां गया। ऐसे 17 बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हुए। आज की तारीख में भी इसका क्या हो रहा है ये आप नहीं समझ सकते। ये राख जब पानी में जाती है तो हमारे पूरे बदन को, हेल्थ को तकलीफ देती है, थ्रेट तैयार करती है। इसके अलावा ये पीने का पानी, शुद्ध पानी अशुद्ध बनाती है, तो हमारी पानी की जो समस्या है उसको और गंभीर बना रही है। दोस्तों, ये तो कोयला तो एक ऐसी चीज है कि हमने देखा कि कैसे जमीन का पोल्यूशन कर रही है, हवा का पोल्यूशन कर रही है, और बचा हुआ पानी उसका भी पोल्यूशन कैसे कर रही है आप देखिए। ये कोयला ऐसा है कि जहां भी इसके ये जो पावर प्लांट लगते हैं ना, कोयला इस्तेमाल करने के पहले उस कोयले को धोना पड़ता है, और उसके लिए लगता है पानी, इसको कहते हैं कोल वॉशिंग। जब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली तैयार होती है, जब ये पावर स्टेशन बहुत गर्म हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो उनको कूल करने के लिए भी पानी लगता है। तो इसलिए आप देखोगे कि दुनिया में सबसे, ये सभी जो पावर स्टेशन है, ये सभी जहां पानी उपलब्ध है वहां लगाए गए हैं। और क्या आपको पता है कि इतना पानी ये इस्तेमाल करते हैं कि 100 करोड़ लोगों को जितना पानी लगता है ना, वो आज की तारीख में इतना पानी ये पावर प्लांट इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी दुनिया की आबादी कितनी है? 790 करोड़। उस 790 करोड़ में से 100 करोड़ लोगों का पीने का या बाकी सब चीजों का पानी ये अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। और आपको मालूम है आज की परिस्थिति क्या है? आज इस 790 करोड़ जनता में से 100 करोड़ लोगों को सच्ची में पीने का पानी नहीं। साउथ अफ्रीका में जाओगे तो वहां पीने का पानी नहीं है, बॉटल में पानी मिलेगा, खरीदना पड़ता है। के लिए पानी नहीं, सैनिटेशन के लिए पानी नहीं। ऐसी गंभीर अवस्था पानी में है, और ये कोयला अपने हिसाब से ये पोल्यूशन कर रहा है। हर जगह ये कोयले के प्लांट ऐसी जगह पे लेके रखते हैं कि जहां पानी है, और वो अपने आसपास के जो भी पानी अदरवाइज जो चाहिए था, वो पूरा पानी अपने ओर खींचते हैं, उसका उपयोग करते हैं। हमने देखा कि पोल्यूशन, जब माइनिंग करते हैं हम लोग, खदानों से कोयला निकालते, तभी कितना सारा पानी का पोल्यूशन करते हैं। ये एसिड माइन ड्रेनेज है, जो हमने देखा कि कैसे पूरी लाल नदी हो जाती है, पीली नदी हो जाती है,
हेवी मेटल कंटामिनेशन हमने देखा कि कैसे सेडिमेंट्स और इरोजन, ये पूरे जो कचरा जो रेफ्यूज होता है वो पानी में जाके रुकता है और पानी खराब करता है, और ये जो प्रोसेसिंग में जो केमिकल्स आते हैं वो भी पानी में आते हैं। इसके अलावा 1000 मेगावाट का प्लांट अगर है तो वो इतना पानी इस्तेमाल करता है जितना पानी 5 लाख लोगों को लगता है। आप सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ आज की तारीख में 2,33,000 मेगावाट्स के पावर प्लांट चल रहे हैं। भारत देश की बात कर रहा हूं, 2,33,000। तो आप सोच सकते हैं कि कितना 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 पानी की बर्बादी इसमें होती है। नए जो पावर प्लांट में आ रहे हैं, नए जो बनाने वाले, उसमें भी भारत दूसरे स्थान पे। सबसे ज्यादा पावर प्लांट अभी भारत देश में, उसमें दूसरे स्थान पे 36,000 मेगावाट इतने कैपेसिटी के पावर प्लांट अभी आने वाले हैं, जो हमने प्लान किए हैं और वो आने वाले हैं। और आपको सुन के ताज्जुब होगा, लेकिन 79-80% लगभग ये जो पावर प्लांट आ रहे हैं वो ऐसी जगह पे आ रहे हैं जहां पानी ऑलरेडी कम है, और फिर भी वहां हम लोग पावर प्लांट डाल रहे हैं। और दोस्तों, एक बहुत ही भयानक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं। कल राष्ट्रीय किसान दिन था, लेकिन आज भी बहुत बड़े नंबर्स में किसान यहां खुदकुशी कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। और किसान क्यों कर रहे हैं आपको हम सबको सब पता है। कर्जा ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। और ये आत्महत्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होती है। महाराष्ट्र में हर साल 2,500 से 3,000 किसान आत्महत्या करते हैं, ऑन रिकॉर्ड है। इसमें से सबसे ज्यादा जो आत्महत्या हो रही है वो विदर्भ, इस रीजन में हो रही है। और इस विदर्भ में ही आने वाले अभी प्लांट आ रहे हैं, ये पावर प्लांट आ रहे हैं, ये कोयले के प्लांट आ रहे हैं। तो ऑलरेडी वो जगह जहां किसानों को हमारे खेती के लिए पानी नहीं, वहां पानी का और इस्तेमाल करने के लिए, उसको खराब करने के लिए पावर प्लांट आ रहा है। तो ये कोयला हमारे क्या कर रहे हैं, ये कोयला किस तरह से हम इसकी कीमत चुका रहे हैं, किस तरह से पूरी पूरी हमारा फ्यूचर बर्बाद कर रही है, हम लोग सोच नहीं सकते। हम लोग ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो कीमत चुका रहे हैं ना, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं, इतना ज्यादा कर रहे हैं। अगर मैं इकोनॉमिक ROI इसकी भी बात करूं, इकोनॉमिक, या हम लोग पैसा डालते हैं और कितना रिटर्न आता है, उसमें से भी ज्यादा नहीं आता। 80 बिलियन यानी लगभग 6 लाख करोड़ तो आज की तारीख में हम लोग इसके लिए लगाते हैं कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने तैयार किया है, जो भी पावर प्लांट तैयार किया है, उसकी देखभाल हो, मेंटेनेंस हो। और यहां तक कि इसके आगे जाके बहुत सारे देश, जिसमें हम लोग भी है, कि वहां इस कोल और ऐसे प्लांट के ऊपर सब्सिडी दी जाती है। और ये बोला जा रहा है कि जरूरी है, अगर बिजली नहीं बनेगी, अगर हमारे लोगों को बिजली नहीं मिलेगी, उद्योगों को बिजली नहीं मिलेगी, तो कैसे देश आगे बढ़ेगा? देश आगे नहीं बढ़ेगा, व्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी, लोग बहुत भयंकर संकट में आएंगे। और वो देखा भी हम लोगों ने। तो किसी भी हालत में ये बिजली बननी चाहिए। कोयले से बन रही है तो आज की तारीख में तो चलो कोयला, लेकिन बिजली बननी चाहिए, ऐसे सबका रुख है। लेकिन दोस्तों, इसका जो सोशल इम्पैक्ट है, ये आप पूरी दुनिया में सबसे वर्स्ट अगर सोशल इम्पैक्ट कुछ है तो भारत का है। वो कोयले की खदानों से लेके उसको उपयोग से लेके सब कुछ अगर आप देखोगे तो हर चीज के ऊपर भारत का सबसे बड़ा लॉस आज की तारीख में हो रहा है। और जो लॉस मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा है। यानी हम हमेशा बोलते हैं कि हम भारत 80% ऑफ द टाइम हम लोग दुनिया की सबसे विशाल अर्थव्यवस्था थे। किसकी वजह से थे? तो ये कुदरत ने दिए हुए जो रिसोर्सेस है उसकी वजह से थे, और आज भी वो है, और उसको लेके हम लोग बन सकते हैं। लेकिन इस कोयले की वजह से हम ये जो हमारी रिसोर्सेज है उसको ही खराब कर रहे हैं, और कुछ रिसोर्सेज हम लोग इस तरह खराब कर रहे हैं जो शायद हम लोग फिर से कभी भी रिपेयर ना कर पाए। इस तरह से हम लोग डैमेज कर रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा लॉस हम लोग कर रहे हैं। हमारा जो आने वाला फ्यूचर है, हमारे जो आने वाले भविष्य हो सकता है, उसको बहुत बड़ा नुकसान ये कोयले की वजह से हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या करें अगर कोयला इतना सब कुछ, इतनी बर्बादी, इतनी तबाही पूरी दुनिया में कर रहा है, तो सोल्यूशन क्या है? तो दोस्तों, सोल्यूशन है हमारी ये माँ, सोल्यूशन है हमारी धरती माँ। अरे लाखों साल जिसने हम सबको, इतने करोड़ों जीवों को पाला है, पोसा है, उसके एक तरीका है। और इसके पास
हमारी इस माँ के पास हमें जितना चाहिए वो देने के लिए उसमें सब कैपेसिटी है। अगर हमारा आज का पॉपुलेशन 790 बिलियन है, 790 करोड़ लोग इधर रहते हैं, वो अगर 1000 भी हो जाए, 1200 करोड़ भी हो जाए, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे माँ के पास इतना सब कुछ है कि हमारी जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए उसके पास सब कुछ है। लेकिन सिर्फ क्या है कि आपको इसके लिए वो उसके जो नियम है उसके आधार पर चलना चाहिए। बस प्रकृति के जो नियम है, जिस तरीके से हजारों लाखों साल उसने हम लोग को संभाले, उसी नियमों पर चलना पड़ेगा ना आपको, बस इतना ही है। और उसके पास सब कुछ है। और इसका जो सॉल्यूशन है वो है ये बायोकोल। दोस्तों बायोकोल यानी क्या कि हम लोग अभी कुदरत ने जो कोयला बनाया उसको हजारों साल लगेगा ना, बायोमास लिया उसको हजारों साल लगे वो टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर उसका कोयला बनने के लिए। वो सेम हम लोग कर सकते हैं। वो सेम बायोमास हम लोग लेके अपने फैक्ट्री में कुछ घंटों में सेम वो कोयला बना सकते हैं। जो एंथ्रासाइड की बात कर रहे हैं, जिसमें कोई राख नहीं तैयार होगी, जिसमें कोई धुआं तैयार नहीं होगा, कोई पोल्यूशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और ये सभी जगह काम करेगा जहां तुम आपका आज का कोयला कर रहा है। एंथ्रासाइड से लेके जो कोई कोयला आपको चाहिए वो सभी तरह का कोयला आज आपको मिलेगा। ये अगर इस बायोमास से कर, ये तरीका आज की तारीख में उपलब्ध है, ये कर सकते हैं हम लोग और इस पूरे कोयले को रिप्लेस कर सकते हैं। ये वो तो कोयले, ये तो बायोकोल करने का जो तरीका है थर्मोकेमिकल प्रोसेस है। सिंपल यानी अपना जो बायोमास हम लोग तैयार कर रहे हैं नेपियर ग्रास से, उस बायोमास को लेके अगर हम लोग उसको पानी भी निकाल दें और उसको कंप्रेस करें, उसकी ईंटें बनाएं, तो भी ये सभी ईंटें आज की तारीख में तुम्हारे सभी जो पावर प्लांट है उसको चला सकते हैं सभी। ओके, तो ये सब सॉल्यूशन आज हमारे पास है। और आपने देखा कि कितना बायोमास जनरेट होता है। आप सभी जाते हो, आप देखते हो कि कितना नेपियर गैस निकलता है। 1 हेक्टेयर में से 500 टन अगर निकल रहा है, उससे ज्यादा निकल रहा है, तो काफी है। आप सब कैलकुलेट करेंगे तो काफी है हमारी इस व्यवस्था को संभालने के लिए, सस्टेनेबली संभालने के लिए। और दोस्तों इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, इसीलिए हम लोगों ने परिवार बनाया, इसीलिए हम लोगों ने संगठन बनाया। मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड एमसीएल का उद्देश्य यही है। और मुझे लगता है इसमें ये बिजनेस है ना, ये बहुत 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 निचले स्तर के ऊपर है। ये अगर कुछ काम करेंगे इसकी वजह से इतने लोगों का, इतने पूरे कुदरत का, भला नहीं बोल सकता हूं, उतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है। इतना अच्छा काम करेंगे हम लोग, आप पैसे की तरफ देखेंगे भी नहीं, इतना इंपॉर्टेंट, इतना अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। आज पूरी दुनिया में कितना लगता है कोयला? तो 800 करोड़ टन, यानी 8000 मिलियन टन लगता है ना पूरी दुनिया को। आपको आज की तारीख में कितना लगेगा? 8000 मिलियन। तो आपको पता है हम लोग कितना तैयार कर सकते हैं मिलके? ये 5500 तहसील में मिलके सभी एमसीएल परिवार मिलके जब काम करेगा तो कितना तैयार करेंगे? तो दुनिया का 20%, दुनिया का 20% यानी 1600 मिलियन टन, यानी 160 करोड़ टन हर साल का हम लोग तैयार करके दुनिया को दे सकते हैं। उसमें हमको कितना लगता है? 700 मिलियन, यानी 70 करोड़। तो 700-800 जितना हमें लगता है वो रखते हैं, बाकी दुनिया को देंगे, दुनिया को बताएंगे कैसे करने का। और कौन काम करेगा? सिर्फ ये राजा, सिर्फ ये हमारा किसान। ये एक ही सॉल्यूशन है। हमें मिलके हमारे इस संगठन में हमें हमेशा एक ही काम करना है, बस इस राजा के हाथ हमें मजबूत करना है। जो भी चीज चाहिए आज इनको हमको सपोर्ट करना है, इनको बड़ा करना है, इनको पूरी तरह से जो सपोर्ट सिस्टम जो हम लोग एमवीपी में तैयार कर रहे हैं, बायोफ्यूल स्टेट में तैयार कर रहे हैं, वो सब इसीलिए ताकि हमारे राजा को, उसके हाथ हम मजबूत करें, उसकी परिस्थिति हम लोग अच्छी करें। और इसके पास सभी सोल्यूशन है। आने वाले दिनों में भी हम, और मैं ये जो बात कर रहा हूं मैं कोयले की बात जो 20% की कर रहा हूं, मैं कहीं भी बायो सीएनजी का जो हमारा संकल्प है उसको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूं। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि तहसील में हम लोग 100 टन से लेकर 600 टन तक बायो सीएनजी बनाएंगे, तो वो वैसे ही बनेगा, उसको छोड़ के बात कर रहा हूं मैं। यानी बायो सीएनजी इस फ्यूल की चीज छोड़ के हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग इतना ईंधन, इतना कोयला हमारा एक किसान राजा बना सकता है कि पूरी दुनिया का ये इतना बड़ा प्रॉब्लम ये उसको बिटा सकता है और पूरी दुनिया को बता सकता है कि सस्टेनेबिलिटी क्या है। और मुझे बहुत गर्व महसूस है
कि आप सभी लोग जो आज हमारे इस फैमिली में मेरे साथ आज ऐसे लोग खड़े हैं, ऐसे लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं जो बहुत जल्दी पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि सस्टेनेबिलिटी का रास्ता क्या है। और हाँ दोस्तों, आने वाले दिनों में पूरी दुनिया का नेतृत्व हम लोग करेंगे और उनको बताएंगे कि सच में शाश्वत विकास किसे कहते हैं, सस्टेनेबिलिटी कैसे कहते हैं, और कैसे आप बिजनेस करो, काम करो, डेवलप हो जाओ, लेकिन उसके साथ अपनी पूरी दुनिया का ख्याल रखो, अपनी धरती माँ का ख्याल रखो। थैंक यू। पूरी दुनिया का, इस धरती माँ का ख्याल रखने की ताकत भारत में है और भारत के पास रास्ता है। एमसीएल से जुड़े फार्मर्स के साथ एक अलग क्रांति करने का सुपर्ब थॉट था। गुड मॉर्निंग एमसीएल। और ये आज का फ्राइडे सेशन शायद दिमाग को झंझोड़ के रख दिया होगा और आपको दिखाया होगा कि क्या चित्र है जो निसर्ग के प्रति, जो भारत माँ के प्रति, जो इस देश के प्रति, जो विश्व के प्रति एक अलग सॉल्यूशन बन के उभर के आएगा। और शायद हमारे आज के छोटे छोटे एफर्ट्स है वही चल के कल पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व को एक दीपस्तंभ की तरह रास्ता दिखाएगा। थैंक यू वेरी मच श्याम सर। कोयला काला है, तूफानों में पाला है, ये काला पत्थर की कहानी जो आपने आज दिखाई है, ये एक सुनहरे भारत की नहीं, सुनहरे विश्व का ये एक आईना हमें आज शाम सर ने दिखाया है। व्हाट अ प्रेजेंटेशन। शायद एमसीएल के फार्मर्स जो आज हमारा शाम सर का भाषण जो सुन रहे होंगे, उनके पता चल गया होगा कि विश्व के पास और कोई रास्ता नहीं है। जब चारों ओर से विश्व को औद्योगिक क्रांति के नाम पे लूटने की, तोड़ने की और बर्बाद करने की जो जद्दोजहद चल रही है, उसमें अगर कोई रास्ता है तो वो है एमसीएल, एमसीएल, एमसीएल। थैंक यू वेरी मच श्याम सर, आपने एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को बहुत सरलता से आज समझाया है। थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम टू रिमाइंड अस अबाउट रामानुजम सर, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एवर, जिनका प्रेरणा स्थान हमें भी प्रेरणा देना चाहिए कि हम भी अलग से विश्व के लिए काम कर सकते हैं। थैंक्स अगेन श्याम सर एंड थैंक्स अगेन प्राची मैडम एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल द एमसीएल फार्मर who trusted us, MCL channel partners, MCL MVPs, MCL MP owners, MBAs, BDAs, senior BDAs, prime BDAs. Yes, आपके लिए ही और आपके कारण ही और आपसे ही MCL बन रहा है, जुड़ रहा है, प्रगति कर रहा है। मैं हर बार की तरह आज भी दोहराऊंगा कि आज क्या लेक्चर सुनने के बाद आपको और एक बात अंडरलाइन हो गई है, वो ये है कि आपको इस देश की मिट्टी का वास्ता है और एमसीएल ही सुजलाम भारत का रास्ता है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Lavesh sir, and I request all of you कि कृपया आप जो लिंक आपको चैट बॉक्स में दी गई है उस लिंक के ऊपर जाकर आप अपना महत्वपूर्ण फीडबैक हमें भेजिए। दोस्तों, आज आपने जो भी बातें सीखी है या उसके विषय में जो भी कुछ कहना है, कृपया आप हमें फीडबैक में भेज दीजिए। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक प्राची मैडम, जिन्होंने हमें हमारे देश के ग्रेट मैथमेटिशियन श्री रामानुजन जी के बारे में बताया। जुनून, जी हाँ जुनून, किस कदर इस जुनून ने उन्हें एक ग्रेट मैथमेटिशियन बना दिया जो 90 साल के बाद भी आज के लोगों में, आज के साइंटिस्ट को किस प्रकार से मदद कर रहा है, ये हमने देखा। थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम, फिर एक बार एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी के रूप से हमें जागरूक करने के लिए शुक्रिया। एंड शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मैं उस इंसान का जो हर बार, हर शुक्रवार हमें अलग अलग विषयों के ऊपर ज्ञान देते हैं और हमें बताते हैं कि भले ही वो प्रॉब्लम हो, लेकिन आज की डेट में वही प्रॉब्लम कल हमें बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकता है। आज भी जो कोल दुनिया को बर्बाद करने में लगा हुआ है, जो ग्लोबल वार्मिंग, वाटर पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन के लिए जो आज जिम्मेवार है, उसे निकालकर हम हमारा बायो कोल वहां पर ला सकते हैं और दुनिया की 20% जरूरत हम पूरी कर सकते हैं हमारी फैक्ट्रियों की तहत। दोस्तों, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं और माध्यम होगा हमारा किसान। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच श्याम सर। जिस प्रकार से आप सोचते हैं
और इस विश्व में वो शांति लाने के लिए आप काम कर रहे हैं। इसके लिए एमसीएल परिवार की ओर से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ एंड थैंक यू कहना चाहूंगा फिर एक बार मैं उस इंसान का जो इंसान यहाँ पर हर शुक्रवार आते हैं, ये सेशन अटेंड करते हैं, और वो है आप। बिकॉज हर शुक्रवार आकर जो नई नई चीजें आप सीखते हैं, जिससे आपका ज्ञान बढ़ता है और हौसला भी बढ़ता है। तो थैंक यू वेरी मच टू द एंटायर एमसीएल टीम एंड थैंक यू वेरी मच to all Prime BDS, MPO, MBS, MVP, channel partners, self-help groups and every member, every stakeholder of MCL जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा रखा। थैंक यू वेरी मच। और फिर एक बार मैं मंगेश शेलार आपका होस्ट यह रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने परिवार का और पूरे एमसीएल परिवार के सेहत का ख्याल रखिए। और इसी के साथ ये घोषित करता हूं कि आज का यह वेबिनार यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।